सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पैर के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का ये लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग और काफी शानदार रहने वाला है। आप लोग इस लेक्चर को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। जो भी आप लोगों को लगे कि काम की बातें हैं उनको नोट डाउन करते हुए चलिए, क्योंकि लंबे समय तक तभी आप लोग उनको याद रख पाएंगे। और इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है यार, देखो ये जो लेक्चर है ना आप लोगों को हर एक तरीके से फायदा पहुंचाएगा। चाहे आप लोग प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लोग मेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, तो ये हर जगह आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाला है। आप लोगों को हर एक एग्जाम में फायदा पहुंचाने वाला है, क्योंकि इतने डिटेल में मैं यहां पर करंट अफेयर करने वाला हूं। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग इसको बेसिकली सुनिएगा, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिले और आप लोगों को लगे कि यार लेक्चर सुनकर मजा आ गया। ठीक है, तो अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। और ये क्वेश्चन हमेशा वो होगा जो रिसेंटली अभी किसी एग्जाम में पूछा गया होगा, या तो यूपीएससी का क्वेश्चन होगा या फिर स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन होगा, तो उसको आप लोग को अटेम्प्ट करना होता है। और मैक्सिमम कोशिश वो करता हूं कि ये क्वेश्चन ऐसे जो कि मैक्सिमम टाइम आप लोग रिपीटेडली पूछे जाते हैं, ऐसे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है अभी आप लोगों से पूछा गया स्टेट पीसीएस के अंदर पॉलिटी, अगर आप लोगों ने लेक्चर सुन रखे हैं तो इसका क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से आप लोग दे देंगे। ठीक है, डिटेल में मैंने डिस्कस किया, इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर लिया था मैंने पॉलिटी के अंदर। चलिए अटेम्प्ट कीजिए, देखता हूं कौन कौन से आंसर बताता है। बात की जा रही है हमारे संविधान में कुछ प्रोविजन दे रखे हैं। ठीक है, और हम लोगों ने वो प्रोविजन कहां से लिए गए हैं ये आप लोगों को बताना है। बोला गया फंडामेंटल राइट हम लोगों ने यूएसए से लिए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हम लोगों ने आयरलैंड से लिए हैं। रेजिडुअल जो पावर होती है सेंटर की, वो हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिए। रेजिडुअल मतलब क्या होता है? रेजिडुअल होता है जो एक तरीके से जो बची हुई पावर है। ठीक है, कि एक तरीके से ये वाली पावर है। मान लीजिए हमारी कंट्री में संविधान में जाएंगे तो आप लोगों को 7 लिस्ट देखने को मिलेगी। एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहां पर बेसिकली ये बोला जाता है कि मान लीजिए कुछ ऐसा सब्जेक्ट आ गया जो ना तो सेंटर के लिस्ट में है, ना स्टेट के लिस्ट में है, ना कॉन्करेंट के लिस्ट में, तो ये माना जाता है कि वो बची हुई पावर हो गई, तो उसको आप लोग सेंटर के पास में छोड़ दो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोगों ने किस कंट्री से लिया था ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो यहां पर किससे लिए गए? जर्मनी से। आप लोगों को पता है जर्मनी में हिटलर जो है काफी कुछ इमरजेंसी वगैरह लगाता रहता था, तो इसके तरीके से भी आप लोग कई बार इन चीजों को याद रखते हैं। तो क्या वहीं से लिए गए या फिर कोई और कंट्री है? तो इसके बारे में आप लोग को ढूंढना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो ये आप लोग को बताना है। तो बड़ा ही प्यारा है ये, अच्छे से इसको अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को। और इसको क्वेश्चन को जब हम लोग लास्ट में इसका आंसर देखेंगे तो मैं वो आप लोग को कुछ और प्रोविजन बताऊंगा कौन कौन सी कंट्री से हम लोगों ने और क्या क्या ले रखा है। इससे आप लोग लेक्चर को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। बाकी हम लोग काफी कुछ कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक अच्छे से देखिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की एक मोटिवेशन कोट के साथ में, आगे बढ़ते हैं। बात की जा रही है अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की हो तो दिल और दिमाग के बीच में बगावत लाजमी है। यानी कि अगर आप लोग अपने नॉर्मल पैटर्न से हटकर कुछ करना चाहते हैं, जो आप लोग रेगुलर कर रहे हैं उसी पैटर्न में से अगर आप लोग थोड़ा सा कुछ अच्छा करना चाहते हैं डिफरेंट तरीके से, तो हमेशा आप लोगों का जो दिमाग है और आप लोगों का जो दिल है वो अलग अलग डायमेंशन में चलते हुए नजर आएंगे। दिमाग क्या करता है? हमेशा कैलकुलेशन करता है कि आज तक ना यार हम लोगों ने सुबह ना 4-5 बजे उठ नहीं पाए हैं, तो हम लोग ना अब भी नहीं उठ पाएंगे। ठीक है, आज तक ना हम लोगों ने यार इतने लंबे 5 किलोमीटर रनिंग की नहीं है, तो अब भी नहीं कर पाएंगे। आज तक ना यार हम लोगों ने मॉर्निंग में उठकर ना पानी नहीं पिया है, तो हम लोग अब भी नहीं पी पाएंगे, यानी कि अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो ये वाली बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। कोई भी काम, चलो आज मॉर्निंग में उठ के टेस्ट लगा लेते हैं, आज तक नहीं लगाया यार, आज कैसे लगाएंगे? तो ये हमारा एक फ्रेमवर्क रहता है माइंड का, तो उसको तोड़ना होता है। जिस दिन आप लोगों ने वो फ्रेमवर्क तोड़ दिया उस दिन आप लोगों का सारा काम जो है वो आप लोगों के हिसाब से चलता हुआ नजर आएगा। ये जो ढांचे हम लोग तैयार करते हैं ना जिंदगी में, ये हम लोग को बहुत सारे काम करने से रोकते हैं। तो इन ढांचों को तोड़िए और जिंदगी में आप लोग हमेशा आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा मेरा कहने का क्या मतलब है। तो टकटकी लगाकर लेक्चर को देखना है और अच्छे से इसको एंजॉय कीजिएगा। और लगता है इसकी पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, सारी पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पर इकट्ठी मिल जाएगी। और जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं उनके आंसर भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाते हैं, आप लोग देखते हैं। ठीक है, और बाकी जो और इंपॉर्टेंट चीजें मुझे लगती हैं वो भी टेलीग्राम पर मैं पोस्ट करता रहता हूं, तो इसके बारे में इसलिए आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। सारी चीजें आप लोगों को एक जगह इकट्ठी यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों को डिस्कस करना है, क्योंकि काफी प्यारे क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और आप लोगों को वैसे पता होना चाहिए कुछ तो ऐसी चीजें, जैसे कि आप लोग अगर किसान के बच्चे हैं, ठीक है, तो आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएंगे इंटरव्यू के अंदर भी। ठीक है, तो इसके बारे में समझेंगे। तो डीएपी क्या होता है यहाँ पर, इसमें बोला था कि 46 जो है परसेंट आप लोगों को फास्फोरस देखने को मिलेगा, 18% नाइट्रोजन। ठीक है, तो बताया गया कि यहाँ पर ये सोर्स है फास्फोरस का, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोगों को नाइट्रोजन का सोर्स देखने को मिलता है। क्या इसका नाम क्या है? इसमें 46% नाइट्रोजन होता है और ये दोनों किसानों के दोस्त माने जाते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं बेसिकली फसल के लिए। अगर बात करें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में, उसके द्वारा अभी अपनी ग्रे लिस्ट जारी की गई, उसमें माली तो है, इसके साथ में 2 और कंट्री को इसमें ऐड किया गया है। तो इन कंट्री की लोकेशन भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि न्यूज में है तो मैप बेस्ट क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है और बाकी और भी जानेंगे। तो तब तक आप लोग देखिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है
बेसिकली वो दो लिस्ट जारी करता है, एक को ब्लैक लिस्ट बोलते हैं और एक को आप लोग बोलते हैं ग्रे लिस्ट। इन दोनों को पहले किस नाम से पुकारा जाता था, अब तो इनको ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट बोलते हैं, क्या पहले कोई और नाम था इनका, तो ये आप लोग को बताना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की, यहाँ पर ये बात की जा रही है बोट्सवाना के बारे में, और इसी के साथ में एक और कंट्री है, तो ये कंट्री कौन सी है, इसको ग्रे लिस्ट से भी बाहर निकाल देंगे इन दोनों कंट्री को, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आप लोगों से यहाँ पर बन सकता है वो ये कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, यहाँ पर बताया तो गया सबने कि G7 कंट्री के द्वारा बनाई गई थी, पर लेकिन जब 1989 में G7 कंट्री की ये मीटिंग हुई थी, तो कौन सी मीटिंग में से इसको निकाल कर लाया गया था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को। बिल्कुल ऐसे से कार्बन क्रेडिट पूछ लिया गया ना कि कार्बन क्रेडिट जो है वो कौन सी मीटिंग से निकल कर आया था, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से बन रहे हैं। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में पूछा जा सकता है कि कहां से कौन सी मीटिंग से निकल कर आया, G7 की मीटिंग से, ठीक है। इसमें इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक ये बन जाएगा कि 39 टोटल मेंबर हैं आज के डेट में अगर बात करें, इसमें दो ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिलेगी, एक का तो नाम है यूरोपियन यूनियन, एक और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। तो ये कई सारे क्वेश्चन और भी बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जानने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करूंगा फंडामेंटल राइट के बारे में, तो राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में बात की जा रही है, यानी कि आप लोगों को प्रोटेस्ट करने का हक है, हमारा संविधान ही हक देता है। तो ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से निकाला गया है, तो कौन से आर्टिकल में मेंशन है हमारे संविधान में, कौन सा अनुच्छेद है, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर एक आर्टिकल के बारे में, ये आर्टिकल भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके बारे में बात की जा रही है। फंडामेंटल ड्यूटी जो है एवरी सिटीजन की, यहाँ पर ये बोलते हैं कि देखिए अगर आप लोग आज के में वायलेंस फैला रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप लोग अपनी जो ड्यूटी है उसका भी वायलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी ड्यूटी है कि हम लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करें, तो ये हमारी ड्यूटी भी बना रखी है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग को बताना है कौन से आर्टिकल में, पूरा ड्यूटी भी आप लोग को एक बार बता दूंगा ताकि आप लोगों के कंफ्यूजन दूर हो जाए। क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछ ले आते हैं, और क्वेश्चन बने या ना बने यार, आप लोग देश के नागरिक हैं, तो अपने देश में क्या क्या ड्यूटीज हैं आप लोग की, क्या क्या फंडामेंटल राइट हैं आप लोग के, ये आप लोगों को हर एक पर्सन को पता होने चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पर ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट 2021, तो इसके बारे में बात करेंगे किसके द्वारा रिलीज की गई। इसमें ये बोला गया कोविड-19 के टाइम पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सेक्सुअल असोल्ट का शिकार बने यहाँ पर, और ऑनलाइन एब्यूज भी बेसिकली देखने को मिला, नहीं कि बच्चों को बेसिकली कि हाँ एक वो भली बुरी बातें सुनाना उनको, एक तरीके से कि हाँ कुछ भी लिख देना किसी के भी कमेंट के नीचे, और मतलब एक तरीके से टॉर्चर करने वाली बात हो जाती है, ठीक है। तो वो वाली बातें हैं, तो काफी प्यारा डिस्कशन रहने वाला है, एंड तक देखिएगा। और वीडियो के एंड में जो क्वेश्चन मैंने अभी आप लोगों से पूछे इनके आंसर तो मिलेंगे, और लास्ट डे का रिविजन भी आप लोग का होगा, और रिविजन जरूर किया करो यार, एग्जाम में वही काम आता है, क्योंकि दुनिया भर का सामान आप लोग पढ़ के जाते हो, पता नहीं क्या क्या सब कुछ भूल जाते हो, रीजन आप लोग रिविजन नहीं करते हो। तो रिविजन जो होना चाहिए वो आप लोग का पार्ट होना चाहिए, तभी आप लोग चीजों को अच्छे से आगे लेकर चल पाओगे, ओके। तो आइए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पोर्शन की ओर। यहां पर सबसे पहले आप लोगों के सामने बात करेंगे किसानों से, ठीक है। सबसे पहले आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन एंगल में आप लोगों को थोड़ा बता दूं, जब संविधान के अंदर आप लोग जाते हैं तो आप लोगों को शेड्यूल देखने को मिलते हैं, उसके अंदर 3 लिस्ट हैं, एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट, और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो यहां पर एग्रीकल्चर जो है उसके बारे में अगर कोई बात करता है तो याद रखना वो स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है एग्रीकल्चर। तो ये हमेशा काफी ज्यादा न्यूज में फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके चलते भी, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को जरूर याद रखना है, ठीक है। तो 7वें शेड्यूल के अंदर एग्रीकल्चर में आप एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में देखने को मिलेगा। अभी हुआ क्या है, अभी रिसेंटली आप लोगों को देखने को मिल रहा है जैसे कि आने वाले टाइम में रबी सीजन के बारे में बात की जा रही है। तो क्रॉप यानी कि फसल उगाने के 3 सीजन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, एक को बोलते हैं यहाँ पर बेसिकली रबी, दूसरे को खरीफ, और तीसरे को बोलते हैं जायद रीजन। तो ये जो सीजन है जिनमें फसलें उगाई जाती हैं, तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर रबी सीजन की। तो ये जो इसमें टाइम पीरियड है कब कब इसको बोया जाता है और कब कब काटा जाता है, तो इसको बोया जाता है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, और हम लोग अभी कहां खड़े हैं, अक्टूबर के महीने में खड़े हैं। फिर काटा कब जाएगा, हार्वेस्ट का काम कब होगा इसको, अप्रैल और जून के महीने में। आप लोगों को पता होगा अगर आप लोग नॉर्थ इंडिया से आते हैं तो यही टाइम होता है जब गेहूं वगैरह उगाए जाते हैं, ठीक है। गेहूं वगैरह लगाने का टाइम आएगा अभी आगे आगे आप लोग का, और फिर आगे चलकर ये मई, अब बेसिकली अप्रैल मई जून में आप लोग को इनकी कटाई होती नजर आती है, ठीक है। तो ये वही टाइम पीरियड है, और ये इसी के चलते हमारी कंट्री में नॉर्थ इंडिया में आप लोग को देखने को मिलेगा यहीं से ही ग्रीन रिवॉल्यूशन हम लोग निकाल कर लेकर आए थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ग्रीन रिवॉल्यूशन में इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिला, जिसमें खासकर हम लोग बात करते हैं राइस और व्हीट के बारे में, ठीक है। तो रबी और खरीफ क्रॉप के बारे में आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। अच्छा, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था हमारे देश में वो कब स्टार्ट हुआ था एग्जैक्टली इसके बारे में आप लोगों को बताना है। उस टाइम पर कौन सा 5 ईयर प्लान हमारे देश में चल रहा था, ये क्वेश्चन है। बेसिकली डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग तरीके क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, तो बताना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में बात करें तो जैसे कि व्हीट हो गया, बार्ली, पीस, ग्राम, मस्टर्ड यानी कि गेहूं, सरसों वगैरह, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। और पंजाब, हरियाणा, ये जम्मू कश्मीर, इसी के
साथ में जो उत्तराखंड और मैंने बोला ना उत्तर प्रदेश यानी कि नॉर्थ इंडिया में नॉर्मली जो आप लोग को देखने को मिलेगा, आप लोग कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका आप लोग एक एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे ये सारी फसल है आप लोग को देखने को मिलेगा, रबी की जो क्रॉप है वो मैक्सिमम नॉर्थ इंडिया में आप लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है, आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और जो खरीफ की फसल है आप लोग को वो नॉर्मली नॉर्थ ईस्ट में और साउथ इंडिया में आप लोग को ज्यादा देखने को मिलेगी, जैसे आसाम हो गया, वेस्ट बंगाल, ठीक है, इसी के साथ में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, ये है बेसिकली जून से लेके जुलाई तक का। रीजन क्या है इसका अगर मैं मोटे मोटे तौर पर आप लोगों को बताऊं तो कॉमन सेंस भी आप लोग यूज कर सकते हैं। जैसे हमारी कंट्री अगर आप लोग देखेंगे, जैसे ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, और ये हो गया यहाँ पर ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट, ठीक है। अगर आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे तो हमारी कंट्री में मानसून आता है जिसको हम लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। तो साउथ वेस्ट जो मानसून होता है वो आप लोग को देखने को मिलता है जून जुलाई में, ठीक है। तो जून में आता है नॉर्मली, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो ये टाइम पीरियड आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसी टाइम पीरियड में यहाँ पर पानी ठीक ठाक होता है, तो उसके चलते यहाँ पर ये जो उगाई जाती है यहाँ पर फसलें, तो जून जुलाई में आप लोग को देखने को मिलती है, ठीक है। काटने का टाइम पीरियड क्या होता है यहाँ पर, तो आप लोग को सितंबर अक्टूबर में देखने को मिलेगा। और जब राइस की हम लोग बात करते हैं जिसको धान नॉर्मली आप लोग बोलते हैं, तो खेतों में पानी अवेलेबल होना चाहिए हर टाइम आप लोगों को, इसीलिए यहां पर, ठीक है। तो इसलिए मॉनसून के टाइम पर आप लोगों को ये खेती उगाती हुई नजर आएगी। यूपीएससी ऐसे कॉमन सेंस के क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है, ठीक है। तो थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी तो क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करके ले जाएंगे। तो याद रखना, रबी क्रॉप होती है नॉर्मली नॉर्थ इंडिया में, और जो खरीफ क्रॉप आप लोगों को देखने को मिलेगी साउथ इंडिया में। और जायद जो क्रॉप होती है ये बेसिकली इन दोनों सीजन के बीच में आती है, ठीक है, यानी कि जो ये सीजन होता है इनके बीच में देखने को मिलेगी। जैसे उगाई का टाइम क्या यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जब इसको बोना और काटने की दोनों की बात बता रहे, कब उगाया जाता है कब काटा जाता है, तो यहां पर इसको मेनली मार्च से लेकर जुलाई के बीच में इसको बोया और काटा जाता है। तो यानी कि जो खरीफ और जायद के बीच में देखने को मिलेगी, इसमें मैक्सिमम फ्रूट वेजिटेबल्स ये सारी आप लोगों को देखने को मिलेगी फोडर क्रॉप, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग रखते हैं मोस्टन नॉर्थ स्टेट में आप लोग को देखने को मिलेगी, जो हमारी नॉर्दर्न स्टेट है, और नॉर्थ वेस्ट में देखने को मिलेगी। यानी कि नॉर्थ वेस्ट कहां पर है, नॉर्थ वेस्ट यहां पर हो गया, ठीक है। तो इस वाले रीजन में होंगी। तो ये नॉर्मली नॉर्थ वेस्ट के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप लोगों को देखने को मिलते हैं यहां पर बेसिकली बारिश कब होती है, ठीक है। अभी अच्छा स्टेट पीसीएस का आप लोगों ने एग्जाम देखा है, वो पेपर मैंने बोला था यूपी पीसीएस का पेपर देखना, उसमें भी आप लोगों को बताया गया। तो नॉर्थ वेस्ट रीजन में बारिश किस रीजन से होती है बताइए, देखता हूं कौन कौन आंसर देता है, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं। तो यहां पर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा इन सब के बारे में बात की जा रही है। तो नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा रबी क्रॉप के बारे में बात की जा रही है, पर ये बिल्कुल हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि बाकी यही फसल रबी बस यहीं पर ही होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर हाँ, एक तरीके से नॉर्मल पैटर्न आप लोग एक अंडरस्टैंड, कॉमन एक पैटर्न होता है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाती है। तो इन सारे रीजन में यहाँ पर बेसिकली डाई अमोनिया फॉस्फेट, ठीक है, जिसको डैप आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर डेफ की बात नहीं कर रहा हूं, इसके डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म बोलते हैं, यहां पर डेफ की बात कर रहा हूं, ठीक है। यह डाई अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोगों को फॉस्फेट देखने को मिलेगा, जिसको पी से भी आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखेगा। तो 140% के करीब यहां पर डाई अमोनियम फॉस्फेट है यहां पर बेसिकली, ये इसको अभी सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी का मतलब है छूट एक तरीके से, ताकि आसानी से किसान खरीद सके, उनके ऊपर बर्डन न पड़े, तो उसको सब्सिडी आप लोग बोल देते हैं, ठीक है। तो कोज क्या है अभी शॉर्टेज का, तो ये वो पॉइंट मैं आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं। नॉर्मली जो किसी भी चीज की शॉर्टेज अगर हो रही है तो आप लोग उसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में देखिएगा, अभी पेंडेमिक की वजह से हर एक चीज की ग्लोबल सप्लाई रुक गई। हम लोगों ने देखा कोयले की सप्लाई रुक गई, कई जगह आप लोगों को और भी एसेंशियल जो प्रोडक्ट होते हैं, खाद्य सामग्री की सप्लाई आप लोग को काफी ज्यादा देखने को मिले, ठीक है। प्राइस राइज अपने आप हो जाएंगे, जब सप्लाई नहीं होगी तो प्राइस राइज अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। बात की जा रही है लोवरिंग इट्स इंपोर्ट, तो इंपोर्ट जो है वहां पर एक तरीके से कई बार लोअर हो जाता है इन सब चीजों की वजह से। इसी के साथ में कई बार क्या होता है, रॉ मटेरियल की प्रोडक्ट बढ़ गया। आप लोग मान लीजिए, आप लोग चाय, आज के डेट में कोई एक ऐसी दुकान है जो चाय बेचता है, ठीक है। मान लीजिए चाय की पत्ती की कॉस्ट बढ़ गई, तो इमीडिएटली उसका जो एक कप की चाय की कॉस्ट है, मान लीजिए पहले 10 की देता तो तुरंत 15 कर देगा उसको, ठीक है, क्योंकि रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई है। तो उस तरीके से दिक्कतें देखने को मिलती हैं। इसी के साथ में फिक्स सब्सिडी टू कंपनीज, जो सब्सिडी दी जाती थी, तो उनको लग रहा है कि अच्छी नहीं है, ज्यादा नहीं है, इनके उनको ये पूरा नहीं काम कर पा रही है। कंपनी को सब्सिडी क्यों देते हैं, क्योंकि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट जो है वो 500 रुपए का है, ठीक है, और वो प्रोडक्ट उन्हें जनता को देना है बेसिकली 400 रुपए का, ठीक है। तो कंपनी अपनी जेब से तो देगी नहीं, 100 रुपए क्या करेगा, गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये चीजें नॉर्मली देखने को मिलती है। तो गवर्नमेंट ने अगर सब्सिडी कम कर दी तो फिर जनता के ऊपर उसका बर्डन बढ़ने लगेगा, या फिर कंपनी के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करते, कंपनी बोलेगी हम जो घर से दे हर खर्च करें अपना। तो ये चीजें हैं। तो इस तरीके से रबी क्रॉप की जो अभी यहां पर बेसिकली जो अभी हम लोग उगाने जा रहे हैं यहां पर उसको बेसिकली खेतों में, तो उसके चलते दिक्कत देखने को मिल सकती है अगर फॉस्फेट नहीं हुआ, ठीक है। तो डिपेंड करता है सोइल के मॉइस्चर के ऊपर भी और वाटर की अवेलेबिलिटी के ऊपर भी। तो प्रोडक्शन टारगेट जो है वो हम लोग मिस कर देंगे अभी फिलहाल, जितना हम लोगों ने टारगेट रख रखा है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोगों को मैं बोलता हूं ना कि मॉर्निंग में आप लोगों को टारगेट लगाना है कि आज आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, और शाम तक आप लोगों को देखना है कितने प्रतिशत आप लोगों ने अचीव किया है। तो कई सारे बच्चे उसको रेगुलर लिख रहे हैं, पर लेकिन कई सारे नहीं भी लिख रहे हैं। देखिए ये सारी चीजें ना,
ये ऐसी कोई टफ चीजें नहीं है जो आप लोग कर नहीं सकते हैं, पर लेकिन यही तो आदत होती है, इसी को हैबिट बोलते हैं। यही होती है वो आदत जो आप लोग को बर्बाद करती है। आज नहीं कल कर लेते हैं, कल नहीं परसों कर लेते हैं। अगर ये आदतें आप लोग फॉलो करते रहोगे इसी तरीके से, तो आप लोग कभी भी अपनी लाइफ में जो है सही डायरेक्शन में, सही जगह पर नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, तो एक बच्चे के द्वारा कमेंट किया गया, सर कैसे कर लेते हो? मैं आप लोगों को पिछले 3 साल से फॉलो कर रहा हूं, आपकी वीडियो एक भी दिन मिस नहीं हुई है। ठीक है, तो यार देखो, जब अपने काम को लेकर आप लोग रेस्पॉन्सिबल हो जाओगे ना, तो ये चीजें आप लोग के अंदर से आने लगेगी। अपने काम को जिंदगी में इतना ऊपर रखो कि उसके ऊपर कोई चीजें नहीं होनी चाहिए, तो ये ऐसा डेडिकेशन आप लोग के अंदर से भी आने लगेगा। पर लेकिन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जब जब डेडिकेशन नहीं होगा तो आप लोगों का काम जो है वो ढंग से भी नहीं होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। तो डेडिकेशन आप लोगों के अंदर से तभी आएगा जब आप लोगों को काम को एक भगवान की तरीके से आप लोग देखने लोगे अपने काम को। ठीक है, यहाँ कि यार ये एक काम ही है बस मेरा, जो कुछ है बाकी सारी चीजें इसके बाद में है। तो फिर डेडिकेशन फूट फूट कर आप लोग के अंदर से निकलेगा उस काम के लिए। पर लेकिन जब आप लोग सोचोगे यार क्या करना है, चलो छोड़ देते हैं, कर देते हैं। ठीक है, तो मुझे भी फीवर होता है, मुझे भी खांसी नजला जुकाम होता है, मैं भी कई बार बीमार हूं। पर लेकिन कभी आप लोगों ने ये नहीं देखा होगा मैंने लेक्चर रोक दिया। ठीक है, गला काम नहीं कर रहा था पर मैंने लेक्चर कंटिन्यू लिया है। तो मुझे ये लगता है कि इससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है, ये ऐसा काम है जो मुझको अच्छा लगता है। ठीक है, तो वो वाली चीजें, वरना 1-2 दिन मेरे ऊपर कोई बैठा थोड़ी ना है कि मुझे बोलेगा लेक्चर बनाओ भाई। ठीक है, मैं 2-3 दिन छुट्टी लेकर आराम से कुछ भी कर सकता हूँ, कहीं पर भी घूम सकता हूँ। पर लेकिन नहीं, तो इसलिए अंदर से चीजें आप लोगों के डेडिकेशन आना चाहिए काम को करने के लिए। ठीक है, तभी आप लोग चीजों को अच्छे से कर पाओगे। वरना पोस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है कि छोटी छोटी चीजें की मॉर्निंग में क्या करना है, शाम तक अचीव करना है, सब कर रहे हैं। जो कर रहे हैं वो रेगुलर, वो उनको इंप्रूवमेंट भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पर डीएपी जो है इसको बोलते हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट, जो है इसको बोलते हैं बेसिकली सेकंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड फर्टिलाइजर। एक ऐसा फर्टिलाइजर जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है यूरिया के बाद में। यूरिया मैंने भी आप लोगों को बताया, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। यूरिया के बारे में जब आप लोग बात करेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू इसके। ठीक है, तो जैसे यूरिया में यहां पर अभी आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिला कितना, इसके अंदर आप लोगों को देखने को 46%। ऐसे यूरिया के अंदर भी आप लोगों को 46% नाइट्रोजन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर जो कि आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो यहां पर इसके अंदर ऐसे यूरिया के अंदर 46% नाइट्रोजन हो गया और इसके अंदर 46% फॉस्फोरस देखने को मिलेगा। तो यहां पर अगर बात करें तो ये फर्टिलाइजर जो है ये जस्ट बिफोर, जो एक तरीके से जब कुछ उगाया जाता है उसके बिफोर उगाया जाता है तो उसके डाला जाता है उससे, तो रूट के डेवलपमेंट में काफी एक तरीके, तो रूट डेवलपमेंट में काम करता है काफी अच्छे लेवल पर। और जहां पर बात करें फॉस्फोरस और नाइट्रोजन जो है ये प्रेफर सोर्स भी है किसानों के लिए, तो एक तरीके से किसानों के दोस्त की तरीके से इनको देखा जाता है। तो अगर ये किसानों को नहीं मिल रहे हैं तो फिर दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं। तो इसमें कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, कुछ भी कंफ्यूजन माइंड में हो तो जरूर बताएगा, बिल्कुल माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। तो पूरा टॉपिक देख लिया, क्या क्या दिक्कत है, कहां कहां पर कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, इनके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन सी फसल है। ठीक है, और ये क्या है, तो सारी चीजें माइंड में क्लियर हो गई। तो इसमें एक टॉपिक आप लोग का एक्स्ट्रा टॉपिक हो गया है। ठीक है, कि यहां पर कौन कौन से क्रॉप के सीजन होते हैं। तो ये बैकग्राउंड और बेसिक और एक स्टैटिक और फिर इंफॉर्मेशन हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग के सामने आ रही है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें आप लोग कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिलेगी। और ये आप लोगों से, अगर आप लोग का आईआर जो सब्जेक्ट है ऑप्शनल, तो वहां पर आप लोग को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है और इसी तरीके से डायरेक्ट भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बोला गया कि अभी हाल ही में भारत, अमेरिका और इजराइल के द्वारा अभी अपने जो संबंध है उनको एक सही लेवल पर ले जाने की कोशिश की गई है। तो वर्चुअल बैठक देखने को मिली दोनों के बीच में। तो ये जो बैठक है यहाँ पर अभी देखिए, नॉर्मली अगर आप लोग अपनी कंट्री का मैप देखोगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा हम लोगों ने काफी अच्छा काम किया है अपने देश के लिए। अब तक हम लोगों ने इस रीजन में कनेक्टिविटी काफी अच्छे से बढ़ाई है। ठीक है, अफ्रीका के साथ भी अभी कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। अभी हम लोग सेंट्रल जो एशिया है उसके ऊपर हम लोग अपना फोकस देकर चल रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में हमारा देश जो है ऐसा ना हो कि एक रीजन के ऊपर डिपेंडेंट है। और अभी इसमें कई सारे और भी अच्छे पैटर्न आप लोग को देखने को मिलेंगे जिससे हमारी कंट्री में अभी चीजें चेंज हुई हैं। हमारी कंट्री में अभी हमारी कंट्री के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर जो है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है, जो जिनका नाम है एस जयशंकर साहब, वो अभी इंडिया की, हमारी कंट्री के जो, वो अभी यूएसए, इजराइल और यूएई के साथ मिलकर उनके द्वारा वर्चुअली अभी यहां पर स्टार्ट किया गया एक सिस्टम, एक तरीके से जिसको चीजों को आगे लेकर चलना है। तो एक रिलेशन एक नेक्स्ट लेवल पर हम लोग ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अभी बात करें तो यहां पर वर्चुअली भी हर चीजें स्टार्ट हुई इनिशियल फेज में। तो वेस्ट एशियन जो जियोपॉलिटिक्स में एक नया, एक अभी आप लोगों को चेंज देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर यह कि इंडिया, यूएसए, इजराइल और यूएई एक नया क्वाड बना रहे हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था जापान हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया और यूएसए हो गया, तो वो तो है ही अलग से। अभी इंडिया और यूएसए ने मिलकर इजराइल और यूएई को और लगा लिया यहाँ पर, तो एक नया क्वाड हो गया। यानी कि यहाँ भी यूएसए और इंडिया कॉमन है, यहाँ भी यूएसए कॉमन है, इंडिया कॉमन है। तो यहाँ पर इजराइल और यूएई अलग हो गया और यहाँ पर कौन है, जापान और ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया। तो इस तरीके से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोनों में, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन आप लोग को बन जाता है। फिर से एक बार बता देता हूं, यहाँ पर अगर मैप में आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर अभी हमारी कंट्री इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो यूएसए ही हो गया। तो इन चारों का ऑलरेडी एक क्वाड था। अभी यहाँ पर क्या हो गया, अभी यहाँ पर यूएई के साथ मिलकर और इजराइल के साथ मिलकर इंडिया और यूएसए ने, तो अलग अलग कंट्रियां सारी मैप में आप लोगों के माइंड में लोकेशन क्लियर होनी चाहिए बेसिकली।
क्योंकि अगर मैप में लोकेशन क्लियर होगी तो चीजों को आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लोग देख लीजिए इंडिया हो गया, थोड़ा सा और जूम करके मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये आप लोग को इजराइल वाला पोर्शन देखने को मिलेगा और यहाँ पर आप लोग को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, और यूएस से आप लोग जानते हैं, थोड़ा सा आप लोग इधर को आएंगे तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया। ठीक है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये एक नया क्वाड बन रहा है। जो एक पुराना क्वाड है आप लोग जानते हैं, उसमें इंडिया हो गया, ठीक है, ऊपर जापान हो गया, नीचे ऑस्ट्रेलिया हो गया और यूएसए हो गया। मैप में जरूर देखिए। अभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने बताया था ना, अभी ब्लैक सी का क्वेश्चन बन गया, तो ब्लैक सी में पूछा गया था कि सीरिया भी ब्लैक सी को टच करता है। ठीक है, बाकी की सारी कंट्री वही दे रखी थी जो ब्लैक सी के आसपास मैंने बताई थी आप लोगों को। चलिए एक बार लिखिए कमेंट बॉक्स में कि ब्लैक सी को कौन कौन सी कंट्री टच करती है, तभी आप लोग चीजों को लिख लेते हैं ना एक बार, तो लंबे समय तक याद रख पाते हैं। तो इसलिए सरमाया मत कीजिए लिखते हुए, गलत स्पेलिंग हो जाएगी ना ज्यादा से ज्यादा। एक बच्चे कह रहे हैं सर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, कौन माँ के पेट से सीख कर आया यार। ठीक है, अभी भी मेरे से हो जाती है कई सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स। तो ऐसा थोड़ा ना कि इंसान को अगर करोगे सीखोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, ये कोई नहीं सीख के आता यार। ये ऐसी ऐसी बातें आप लोग कर रहे हो, बड़ी बड़ी डिग्नेटरी पता नहीं बुक्स लिखते हैं उसके अंदर कितनी स्पेलिंग मिस्टेक कर देती हैं, तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। न्यूज़पेपर द हिंदू में बड़े बड़े महारथी आर्टिकल लिखते हैं, उसमें मिस्टेक्स हो जाती है कई बार, अगले दिन फिर उसको बोलते हैं कि यार ये गलती होगी, इसको सही कर लेते हैं। तो यार इंसान ना गलतियों से सीख सीख के आगे बढ़ता है, तो उसको ऐसे नहीं सीखना चाहिए बिल्कुल आप लोगों को थोड़ा सा। ठीक है, तो इंडिया जो है अभी यहाँ पर एक नई एक अपनी फॉरेन पॉलिसी को एक नया शिफ्ट दे रहा है। यहाँ पर इजराइल के बारे में हम लोग पहले बात नहीं करते थे खुल के, पर अभी खुलकर बात करते हैं सबके सामने। तो यहाँ पर अभी कई सारे फैक्टर भी रेस्पॉन्सिबल है, अगर कुछ चेंज होता है ना उसके पीछे कुछ ना कुछ दिक्कतें देखने को मिलेगी, तभी चेंज होगा। एक तो अब्राहम अकॉर्ड हुआ, ठीक है, तो अब्राहम अकॉर्ड हुआ, उसने क्या किया, अभी इजराइल के और यूए के रिलेशन जो है वो अच्छे करा दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने मिलकर साइन कराया अब्राहम अकॉर्ड इनके साथ में, ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पर काफी कुछ चेंज हो गया। दूसरा यहाँ पर ये हो गया बेसिकली तुर्की जो है वो एक तरीके से रीजन लेवल में अपना डोमिनेशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तुर्की एक ऐसी कंट्री है जो कि काफी खतरनाक लेवल पर अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है फिलहाल। वो इंडिया को हमेशा अलग तरीके से देखता है, इंडिया की जब बात करते हैं तो हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये अपने आप को चाहता है कि मुस्लिम कंट्री जो मुस्लिम वर्ल्ड है उनका रहनुमा बन के अपने आप को दिखा रहा है कि मैं मुस्लिम वर्ल्ड को फिर से ऊंचे ताज पर लेकर जाऊंगा। तो ये चीजें हैं, और यूएसए जो है उसकी जो एशिया को लेकर अभी पॉलिसी है, तो उसकी वजह से यहां पर ये देखने को मिला एक नया क्वाड बन गया यहां पर इंडिया, यूएसए, इजराइल और यूएई का। तो ये रीजन है यहां पर, अगर कोई पूछ ले लिखने के लिए भी तो ये रीजन, या फिर कोई आप लोगों से क्वेश्चन दे दे स्टेटमेंट देकर, तीन स्टेटमेंट है, कौन सी स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, तो फर्स्ट है सेकंड है, तो इस तरीके से आप लोगों को ये स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट रीजन है अभी यहां पर चाइना जो है वो अभी क्या कर रहा है, यहां पर बेसिकली अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है। ठीक है, तो अभी यूएस से जो है इसको टैकल करने के लिए भी यहां पर इंडिया एक अच्छा ऑप्शन है उसके लिए। तो इसलिए आप लोगों को देखने को मिलेगा जैसे इंडो पैसिफिक वो वर्ड यूज करते हैं ना, तो चाइना से चिढ़ता है कि इंडो पैसिफिक वर्ड को यूज करते हैं। वो बोलता है कि इंडो पैसिफिक वर्ड यूज मत किया करो, यहां पर इसको किया करो एशिया पैसिफिक, क्योंकि एशिया है यहां पर ये, पर लेकिन इंडिया का नाम ले देते हैं तो चाइना का वर्चस्व थोड़ा खत्म हो जाता है कि इंडिया इंडिया चिल्ला रहे हैं। ठीक है, तो चाइना से चिढ़ता भी है, तो ऐसी दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हो जाते हैं। ठीक है, अभी आगे, अच्छा अब्राहम अकॉर्ड कब साइन किया गया था, 2018, 19, 20, 21, तो बताइए इसके बारे में, देखता हूं कौन बताता है। ठीक है, तो ये याद रखना, इसके बारे में पता होना चाहिए, कई बार न्यूज में रिसेंटली अभी आ चुका है। ओके, तो यहां पर अभी अगर आगे बात करूं, यहां पर जो चार ये कंट्री है जो आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, तो इंडिया रेडी है यहां पर, जिनके साथ में पहले बायलेटरल रिलेशन थे। बायलेटरल क्या होता है, दो कंट्री मिलकर काम करती है। ट्राइलेटरल क्या होता है, तीन कंट्री मिलकर काम होती है। और मल्टीलेटरल क्या होता है, इससे ज्यादा काम करते हैं मिलकर। तो इस तरीके से, तो बायलेटरल रिलेशन में अभी यहां पर क्या कर रहा है, इंडिया इन कंट्री के साथ में था पहले, पर लेकिन अभी यहां पर एक तरीके से अलग निकल रहा है, एक सेपरेट। तो एक इंटरनेट, एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा इंटीग्रेटेड रीजनल पॉलिसी नजर आएंगे, डिफरेंट तरीके से चलती हुई, जो कि पहले एक अलग पैटर्न में रहती थी। जैसे इंडो पैसिफिक यूज किया ना, ऐसी ग्रेट मिडिल ईस्ट की बात की जा रही है जिसमें इंडिया अपना रोल प्ले करने वाला है यहां पर। तो इसके चलते जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ मिलकर हम लोग अच्छे से काम कर पाएंगे आने वाले टाइम में, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इनकी जो ये सारी कंट्री है ना, अगर बात करें जिसको मिडिल ईस्ट बोला जा रहा है, तो इसको यहां पर ग्रेट मिडिल ईस्ट अभी यहां पर बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये कंट्री आप लोगों को यहां पर इसमें देखने को मिलेगी कई सारी। ठीक है, तो इसमें इंडिया भी अगर मिलकर यहां पर इस तरीके से, जैसे यूएई के साथ में और यहां पर इसके इजराइल के साथ में मिलकर इस तरीके से यहां पर अपना रोल प्ले करेगा, तो एक डिफरेंट पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर ये कैस्पियन सी हो गया, इधर आप लोगों को ब्लैक सी हो गया, यहां पर मेडिटेरेनियन सी हो गया, यहां पर आप लोगों को रेड सी देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से मैप को जरूर देखा करो, जितना मैप देखोगे उससे ना आप लोगों को मैप के तो सही होंगे, वो एक अलग बात है, पर आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग किसी टॉपिक को लेकर बढ़ जाती है। तो मैप आप लोगों को ये भी बताता है कि जैसे साउथ इंडिया में किस तरीके का रीजन है, तो वहां पर कैसे फसल होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आप लोग अंडरस्टैंड कर पाते हैं, तो इसलिए उसको उस तरीके से देखना है। अभी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर ये, पाकिस्तान जो है वो अलग तरीके की हरकतें कर रहा है। पाकिस्तान तुर्की की गोद में जाकर बैठ रहा है, क्योंकि तुर्की जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और खुलेआम इंडिया को क्रिटिसाइज करता है। इसी तरीके से पाकिस्तान के जो लंगोटे यार हुआ करते थे पहले, जैसे सऊदी अरेबिया हमें सपोर्ट करता था, यूएई हमेशा सपोर्ट करता था, अरब जो
अरब गल्फ देश से, तो अभी यहां से इनसे थोड़ी सी इसकी बन नहीं रही है। उसका रीजन कई सारे हैं, क्योंकि इन देशों में ना इंडिया के बहुत सारा डायस्पोरा है। डायस्पोरा मतलब हमारे लोग जाते हैं यहाँ पर काम करते हैं, और हमारे लोग यहाँ पर काम करते हैं तो डेवलपमेंट काफी इस देश का होता है, और हमारे देश को रेमिटेंस मिलता है। रेमिटेंस शब्द क्या होता है? रेमिटेंस वो होता है जब कोई बाहर जाता है हमारे देश में से काम करने के लिए, और फिर कमाकर वहां से पैसा हमारे देश में भेजते हैं, इनके अपने देश में, तो उसको रेमिटेंस की कैटेगरी में आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो ये रेमिटेंस ही है एक तरीके से यहाँ पर, जो कि हमारे देश में दुनिया में सबसे ज्यादा आता है। तो हमारे देश के लोग काफी ज्यादा बाहर काम करते हैं, तो ये इसलिए हमारी कंट्री का काफी ज्यादा यहाँ पर इनके साथ में रिलेशन है। सऊदी अरेबिया कई लेवल पर हमारे साथ में आज के डेट में कनेक्ट है, तो इसलिए देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं यहां से। अगर बात करें फिलहाल के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इंडिया के द्वारा भी बात की जा रही है कि एक वाइब्रेंट बायलैटरल टाई अभी देखने को मिल रही है डिफरेंट तरीके से, जो कि पहले नहीं देखने को मिलती थी, जैसे क्वाड की फॉर्म में यूएस से ऑस्ट्रेलिया जापान के साथ में मिलकर। ठीक है, तो इसी के चलते हम लोग यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कॉमन कंसर्न है इन कंट्रीज के, चाइना को लेकर टैकल करने की बात की जा रही है, तो इसलिए मिल गए। इसराइल के साथ में डिफेंस पार्टनर हम लोग बन गए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, खुलकर सामने आ रहा है इसराइल। पहले हम लोग बेसिकली इसराइल के साथ में खुलकर सामने नहीं आते थे पैलेस्तीन वाले मुद्दे को लेकर, कि हाँ काफी गलत तरीके से इसराइल जो है माना जाता है कि पैलेस्तीन में गलत रवैया दिखा रहा है, तो उसके चलते यूएई जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए। मिलियंस ऑफ इंडियन वर्कर वहां पर काम करते हैं, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहां पर। ठीक है, तो याद रखिएगा, अब इंडिया यूएसए और इजराइल और यहां पर बेसिकली यूएई, तो चार कंट्री साथ में मिलकर एक नया क्वाड बना लें, और पुराना क्वाड मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछूंगा एयू के यूएस के बारे में, उसके अंदर कौन कौन सी कंट्री आती है, जो कि रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में भी था। ठीक है, तो बताइए इसके बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और हाँ देखिए, याद रखिएगा, मैं आप लोगों को यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ अलग से कि हाँ ये कौन कौन से टॉपिक में आप लोगों को ये यूज कर सकते हैं आप लोग इसको। ठीक है, तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ये हर जगह मैं आप लोगों को बेसिकली बताता हूँ, पर लेकिन ऐसा नहीं है इसी के अंदर ही आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक तरीके से जो सिलेबस है काफी ज्यादा ओवरलैप भी आप लोगों का रहता है, तो उसको उस तरीके से भी नहीं देखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा यहाँ पर, ताकि आप लोग सारी चीजें समझ सकें इसके बारे में। अभी यहाँ पर जिनका नाम है यहाँ पर बेसिकली मर्कस प्लियर। ठीक है, तो ये चीफ है किसके? ये चीफ है बेसिकली आज की डेट में एफएटीएफ के। तो यहां पर ये बोला गया इनके द्वारा कि नो इंडियन प्रेशर, यानी कि पाकिस्तान को अभी फिलहाल जो है इन्होंने इसी के अंदर रखा है ग्रे लिस्ट के, तो सब ये कह रहे हैं कि इंडिया के प्रेशर में ऐसा काम कर रहे हैं। तो इसने ये बोला कि यार ऐसा कुछ नहीं है, आज के डेट में 39 कंट्री है बेसिकली इसका मेंबर। ठीक है, तो किसी एक कंट्री के प्रेशर में आकर ऐसा काम नहीं कर सकते। पाकिस्तान की बेसिकली कई सारी ऐसी हरकतें हैं जो उसने सुधारने को बोली थी, सुधारी नहीं है, इसलिए हम लोगों ने इसको इस लिस्ट में रखा है। और इसने थोड़ी सी पाकिस्तान की बड़ाई भी की है, बोला है कि पाकिस्तान कोऑपरेट कर रहा है। ठीक है, कई सारी चीजों में, जैसे कि 34 चीजें उसको करने के लिए दी थी काम, 30 कम से कम लगभग वो है कंप्लीट कर चुके हैं, पर लेकिन जो बचे हुए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर थोड़ा और फोकस करेगा तो पाकिस्तान इसमें से निकल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया के प्रेशर में आकर हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं, ये बातें इनके द्वारा यहां पर बोली गई। तो याद रखिएगा, मर्कस प्लियर जो है यहाँ पर ये इसके रिसेंटली अभी चीफ है। ठीक है, अभी हुआ क्या है यहाँ पर बेसिकली इसकी अभी मीटिंग हुई, तो उसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रख लिया गया है, ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकाला है। तो यहाँ पर ये इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों का बन जाएगा प्रीलिम्स वगैरह में, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा किसी भी एग्जाम में, कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है उसकी ग्रे लिस्ट में अभी किस किस को और ऐड किया गया है। तो याद रखिएगा, जॉर्डन, माली और तुर्की को उसके अंदर ऐड किया गया नया। ठीक है, एक बार मैप में आप लोग देख लीजिए, कोई भी मैप में आप लोगों को लोकेशन देखनी है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यार हमेशा पहले अपनी कंट्री को देखें, अपनी कंट्री को समझेंगे, उसके बाद में उसको कंपेयर करके देखिए उस कंट्री के बारे में। ठीक है, तो अपनी प्यारी कंट्री यहाँ पर है, तो पहले आप लोगों को लेकर चलता हूँ कहां पर, पहले जॉर्डन लेकर चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, जॉर्डन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जॉर्डन ये हो गया बेसिकली, आप लोग देखते हैं, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। ठीक है, अभी आप लोग देख पाएंगे, तो ये हो गया यहाँ पर जॉर्डन, तो जॉर्डन को डाला गया, एक किसको डाला गया यहाँ पर, तुर्की को डाला गया, जिसको मैंने अभी दिखाया था। तो तुर्की हरकतें कर रहा है बदतमीजी वाली। ठीक है, तो इसको डाल दिया गया यहाँ पर इसी के अंदर। तो याद रखिएगा, तुर्की एक ऐसी कंट्री है जिसके ऊपर ब्लैक सी है और नीचे मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है, तो कई बार पूछ जाता है कि कौन सी कंट्री इसके बीच में आती है, तो तुर्की आप लोगों को देखने को मिलेगी। और नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को माली, तो माली यहाँ पर ही है। ठीक है, तो ये बाघ वाला माली होता है ना, वो वाला माली मतलब कुछ भी कर इस तरीके से, तो हल्का सा याद रखिएगा। ओके, इसी के साथ में यहां पर ये है बेसिकली बोट्सवाना और मॉरिशस, इसको और देख लेते हैं एक बार। ये एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहां पर देखने को मिल रही है बोट्सवाना की। ठीक है, तो यहां पर आप लोग इसको नीचे देख सकते हैं, तो ये एग्जैक्ट लोकेशन है आप लोगों के सामने। ठीक है, तो बोट्सवाना हो गया यहाँ पर। अगर बात करें तो अपनी कंट्री कंपेयर में जब आप लोग इसको देखेंगे तो अपनी कंट्री यहाँ पर हो गई है। ठीक है, और मॉरिशस को आप लोग देखेंगे तो आप लोग को बेसिकली जूम कर थोड़ा नजर आएगा इंडियन ओशन के अंदर ही, तभी आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, ये आप लोग को मॉरिशस देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके नीचे रीयूनियन आइलैंड है, ये रीयूनियन आइलैंड आप लोग कई बार न्यूज में देखने को मिलते हैं। ये किस कंट्री से रिलेटेड है इसके बारे में बताइए, कई बार आप लोग को बता चुका हूं, रिवीजन भी आप लोग का हो जाएगा कि रीयूनियन आइलैंड जो है किस कंट्री का। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये आप लोग के बेसिक माइंड में कंफ्यूजन अब इसको लेकर नहीं होना चाहिए। तो बोट्सवाना और मॉरिशस को निकाला गया है, और यहाँ पर बेसिकली जॉर्डन, माली और तुर्की। ठीक है, तो एमजेटी या एमटीजे कुछ भी आप लोग याद रख लीजिए, जेएमटी आप लोग याद रख लीजिए। ठीक है, जेएमटी। ठीक है,
तो इनको बेसिकली इसके अंदर डाल दिया गया है। ओके, तो कौन सा सोर्ट बनाएंगे आप लोग, जो भी आप लोग को देख लेना। बोट्सवाना और मॉरिशस को यहां पर निकाला गया और इनको डाला गया है। तो यहां पर बेसिकली जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को 2018 में बोला था कुछ फॉलो करने के लिए, ठीक है। तो इसमें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो रीजनल पार्टनर है एशिया पैसिफिक ग्रुप, ठीक है। तो यहां पर बोला गया था कि पहला इलेक्शन लेने की बात की, तो यहां पर इसको बोला गया था पाकिस्तान की गवर्नमेंट को 34 इसको आइटम दिए गए, तो 30 ये ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। तो 2019 में जब देखा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से यहां पर काफी सारी दिक्कतें देखने को मिल रही है, तो तब यहां पर ये प्रॉब्लम निकल कर आई, बोला गया इसको इस लिस्ट में रखना ही पड़ेगा वरना काम नहीं चलेगा, ठीक है। मैं आप लोगों को इस ग्रुप के बारे में कुछ बातें बता देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, इनसे याद रखना। ये ग्रुप जो था वो 1989 में स्टैब्लिश किया गया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह कि G7 समिट में से इसको निकाला गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जिसको याद रखना है कि G7 समिट में से इसको निकाल कर लेकर आए थे, ठीक है। और ये कहां पर हुई थी, पेरिस यानी कि फ्रांस के अंदर ये समिट हुई थी। जैसे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है ना, इसी तरीके से इसके बारे में याद रखेगा। तो यहां से इसको निकाला गया था। तो इसका बेसिक पर्पज यहां पर यह था कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोका जा सके, ठीक है। एक तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके, एंटी करना है यानी कि रोकना है, और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोका जा सके यानी कि एंटी करना है यानी कि रोकना है। एंटी का मतलब है रोकना, उसके अपोजिट में जाना, ठीक है। तो ये बेसिकली यहां पर था। ऑब्जेक्टिव अगर बात करें, ऑब्जेक्टिव यही थी इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेशन किया जा सके जो लीगल, रेगुलेटरी या ऑपरेशनल मेजर है, ताकि इन मुद्दों पर रोक लगाई जा सके। तो यही इसका बेसिक पर्पज है। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है, तो सेपरेट कोई इसका हेडक्वार्टर नहीं है। बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है, उसी का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, जो कि पेरिस फ्रांस के अंदर में है, ठीक है। मेंबर कंट्री मैंने आप लोगों को बता दिया 39 है। अब यहां पर यूरोपियन यूनियन अब और याद रखेगा, और इसी के साथ में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ये याद आप लोगों को रखना है, ठीक है। तो यानी कि GCC, ठीक है। तो GCC और यूरोपियन यूनियन जो है वो इसकी दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मेंबर है, और इंडिया भी जो है यहां पर FATF का मेंबर है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ बातें होगी। अब यहां पर जो बातें और एक्स्ट्रा है यहां पर, जैसे कि अभी जिसको आप लोग यहां पर FATF की ब्लैक लिस्ट बोलते हैं, इसको पहले बोलते थे कॉल फॉर एक्शन, यानी कि एक्शन लेने का टाइम आ गया, ये कंट्री सुधरेगा नहीं, तो इसलिए इसको कॉल फॉर एक्शन नाम दिया जाता था। इसी के साथ में जब ग्रे लिस्ट बोलते हैं तो इसको बोलते हैं अदर मॉनिटरिंग जुडिशन, यानी कि एक तरीके से मॉनिटर करने की इसको कोशिश की जाती थी। ग्रे लिस्ट का मतलब यही है यार, अभी हम लोग आप लोग को थोड़ी सी ना लापरवाही करने का मौका दे रहे हैं, तो आप कर लो, ठीक है। पर लेकिन ये ज्यादा लंबे समय तक टिकने वाली नहीं है लापरवाही, तो ये बात बोलेगी। अब ग्रे लिस्ट जो है, ब्लैक लिस्ट जो है, मैंने बताया अभी। तो ग्रे लिस्ट का क्या होता है कि यहां पर कंट्री को ये देखा जाता है कि यार ये सपोर्ट कर रही है कि जो बेसिकली फंडिंग को या फिर लॉन्ड्रिंग को, तो उसको देखा जाता है। तो एक वार्निंग दी जाती है स्टार्टिंग में, तो वार्निंग दे दी ग्रे लिस्ट में डालकर पाकिस्तान को, ठीक है। अगर ये नहीं सुधर रहे हैं तो फिर बोला जाए कि ये नॉन कोऑपरेटिव कंट्री हो गई, यार ये टेरिटरी, ये कंट्री जो है ना, ये एक तरीके से नॉन कोऑपरेटिव हो चुके हैं, यानी कि बोलने के बाद भी यहां पर ये टेररिस्ट फंडिंग और जो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग को नहीं रोक रही है, तो फिर इसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। ब्लैक लिस्ट में जैसे ही डाला जाएगा तो फिर यहां पर क्या होगा, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इनको पैसा देती है, ठीक है। जैसे अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, तो वो सारे क्या करेंगे, इनका पैसा रोक देता है, इनका फंड जो है वो प्रोवाइड नहीं कराता है, तो इनको दिक्कतें देखने को मिलने लगती है। जैसे अभी ईरान को बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल रही थी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर बेसिकली इसको डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया बोलते हैं, ठीक है। तो अपने आप को बेसिकली ये बना के इस तरीके से रखता है, नॉर्मली शॉर्ट भाषा में याद रखेगा नॉर्थ कोरिया है ये, ठीक है। ये भी अपने आप को डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक कोरिया बोलते हैं, ठीक है। तो समझ सकते हैं आप लोग यहां पर ये किस अपने आप को बोल रहा है, किम जोंग उन जो लोगों को सांस लेने की फुर्सत नहीं देता है, वो भी अपने आप को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। तो यहां पर 3 बार इसकी मीटिंग आप लोग को देखने को मिलती है, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें, पाकिस्तान जो है स्टार्टिंग में 27 सब्जेक्ट में से 26 को एड्रेस कर लिया गया, फिर आगे दिक्कतें देखने को मिलती है। यहाँ पर 27 जो पॉइंट थे, ठीक है, तो यहाँ पर जब इसको ग्रे लिस्ट में डाला गया, अचीव नहीं कर पाया। वैसे ऐसा नहीं है, पहली बार इसके साथ में हरकतें देखने को मिल रही है। 2009 में इसको बेसिकली 8 में डाला गया था, 9 में रिमूव कर दिया था, और 12 से लेकर 15 तक इसको मॉनिटर लिस्ट में रखा गया। तो पहले से ही ऐसी गंदी हरकतें देखने को मिलती है। तो इसके चलते ये बोला गया इनके द्वारा कि इंडिया के प्रेशर में नहीं है भाई साहब, अच्छा भी काम कर रहे, ऐसी बात नहीं है, तो लगे रहो मुन्ना भाई, तो जल्दी चीजें सही भी हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या क्या हम लोगों ने देखा इसके अंदर, FATF के बारे में देखा, ये स्टेटमेंट हम लोगों ने देखी, जो कि आप लोग आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं इन स्टेटमेंट को, ठीक है। क्या क्या दिक्कतें देखने को मिलती है, FATF का बेसिकली हेडक्वार्टर कहां पर है, कैसे कैसे काम करता है, किस मीटिंग से इसको निकाला गया, फ्रांस, पेरिस, याद रखना इंपॉर्टेंट है। कौन सी और ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो मैंने क्वेश्चन पूछे, ठीक है, लिस्ट कौन कौन सी होती है, क्या क्या नाम है इनके, इंपॉर्टेंट है, कई बार पुराने नाम पूछ ले आते हैं, ठीक है। तो कॉल फॉर एक्शन और अदर मनी जो यहाँ पर मॉनिटरिंग जुडिक्शन, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप लोग याद रखना, और बाकी मैंने आप लोग को बताई दी सारी चीजें, ठीक है।
आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट निकल कर आ रहा है ये थोड़ा सा और ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने कोशिश की थी जहां पर मुझे मौका मिलता है ना वहां पर मैं हिंदी की भी कई सारी चीजें ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब एक तरीके से मतलब जहां पर मौका मिलता है वहां पर मैं कर देता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही आप लोग ना, और बाकी को आप लोग थोड़ा फोकस किया, हिंदी में बोलता तो मैं सब कुछ, ठीक है, तो आप लोग उन चीजों को नोट डाउन भी कर सकते हैं। कंप्लीटली हिंदी में बोलता हूँ, कई सारे बच्चे रेगुलरली बोलते रहते हैं कि सर प्लीज हिंदी, ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा इस तरीके से भी टैकल कीजिए, चीजें आराम आराम से होंगी, टेंशन मत लीजिए, पर थोड़ा सा आप लोग भी देखिए। स्टार्टिंग में मैंने हिंदी लगा दिया, पहले आप लोगों को देखने को नहीं मिलता था ये, ताकि आप लोग कम से कम न्यूज को समझ सके, तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा मैं सपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो चीजें हो जाती हैं, इसी तरीके से चलती है जिंदगी, ठीक है, परफेक्ट कुछ नहीं होता है, बुद्धा के बात पे सारी चीजें चलती हैं, ठीक है। तो आज आप लोगों को बोला कि ये चीजें फॉलो करनी है आप लोगों ने, आधे करेंगे आधे नहीं करेंगे, फिर कल सोचेंगे थोड़ा सा और फॉलो कर लेते हैं, तो वही तो बातें हैं, तो इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। आगे चलते हैं, यहां पर इसके बारे में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये बोला गया कि जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना यार, ये आप लोगों का हक है, आप लोग प्रोटेस्ट कीजिए, पर लेकिन राइट जो एक तरीके सिटीजन का भी राइट है, मतलब वो कहीं जाना चाहते हैं आना चाहते हैं तो उनके रास्ते में बेसिकली आप लोग रुकावट नहीं बन सकते हैं। तो राइट टू प्रोटेस्ट आप लोग का हक है, पर लेकिन आप लोग का राइट जो है वो किसी और के राइट में हनन न डाले। तो अगर पार्ट 3 के अंदर आप लोग जाएंगे संविधान में, आप लोग को देखने को मिलेगा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक का। तो इसके अंदर जब आर्टिकल 19 के अंदर आप लोग जाएंगे तो ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करता है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो इसी के अंदर राइट टू प्रोटेस्ट भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि आर्टिकल 19 के अंदर आता है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आर्टिकल 21 के अंदर आप लोगों को राइट टू लाइफ देखने को मिलता है, उसी के अंदर आप लोगों को राइट टू प्राइवेसी निकाल दिया गया बेसिकली केस पुत्ता स्वामी केस के बाद में। तो इस तरीके से आप लोग इसको देखेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 19 का जो फर्स्ट है बोलता है कि राइट टू फ्रीली एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट अगर कुछ काम करती है तो आप लोग उसको बोल सकते हैं आपकी आप लोगों को ये चीजें सही लग रही है गलत लग रही है, तो आप लोग अपना बेसिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहले में। दूसरे में ये बोला गया कि राइट टू एसोसिएशन इस एक तरीके से कहीं पर आप लोग इकट्ठा होना ना, एक ग्रुप बनाना आप लोग, ठीक है, इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म एसोसिएशन। अगर आप लोग एसोसिएशन बनाना चाहते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पर्पज के लिए आप लोग कोई एसोसिएशन बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो यहां पर दीज कैन बी फॉर्म टू कलेक्टिवली चैलेंज द गवर्नमेंट डिसीजन, यानी कि अगर गवर्नमेंट कुछ अच्छा नहीं कर रही है उनके डिसीजन को चैलेंज करने के लिए आप लोग फॉर्म कर सकते हैं। ये फर्स्ट बी में बोला गया, ठीक है। तीसरे में क्या बोला गया आर्टिकल 19 फर्स्ट सी में कि राइट टू पीसफुल असेंबल अलाउ करता है लोगों को, ठीक है, एक तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट के पार्ट पर, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, एजिटेशन एक तरीके से पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं और लॉन्च कर सकते हैं एक प्रोटेस्ट भी, तो प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं यहां पर बेसिकली बोला गया इसके अंदर में, ठीक है। पर लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि प्रोटेस्ट करना है पर लेकिन अपने दायरे में रहकर। राइट टू प्रोटेस्ट जो यहां पर ये बेसिकली इंश्योर करता है कि जो लोग हैं एक तरीके से खासकर जो गवर्नमेंट क्या काम कर रही है तो उसके काम को मॉनिटर कर सकें, ठीक है। तो पीपल कैन एक्ट एज ए वॉच डॉग, वॉच डॉग मतलब उसके ऊपर ध्यान रखने वाला, और इसी के साथ में एक कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते हैं गवर्नमेंट के एक्ट को। आप लोगों ने देखा हो ना सोशल ऑडिट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो वही चीज आप लोग यहां पर इसको देख सकते हैं। तो इसके बारे में बात की जा रही है जो कि आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है यहां पर। अब इंपॉर्टेंट यहां पर एक और है कि रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है इसके ऊपर। आप लोग बोलोगे यार रुकावट क्यों लगा दी, तो ये तो आर्टिकल मैंने 19 के बारे में बताया, फर्स्ट आर्टिकल 19 का फर्स्ट के 1B वो ABC, पर लेकिन जब आर्टिकल 19 के अब 2 में जाओगे आप लोग यहां पर तो ये बोलता है कि इंपोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन काफी इंपॉर्टेंट ये टर्म है यहां पर। ये रीजनेबल का मतलब होता है कि आप लोग अगर अपने हक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, पर लेकिन आप लोगों का हक जो है वो दूसरे के हक में बाधा न डालने लगे, तो ये बात यहां पर हो जाती है। और इसकी वजह से देश को कोई नुकसान ना हो जाए, यानी कि किसी भी पर्सन को इतना भी हक नहीं देना है कि वो देश को ही बर्बाद करके रख दे, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो इसके चलते सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के बारे में बात की जा रही है, यानी कि भारत की संप्रभुता और अखंडता को इसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के बारे में बात की जा रही है, तो राज्य की सुरक्षा, ठीक है। फ्रेंडली रिलेशन विद अ फॉरेन कंट्री, यानी कि विदेशों के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध है, पता चला किसी ने ऐसी हरकतें कर दी कि उनके साथ में हमारे रिलेशन बिगड़ गए। पब्लिक ऑर्डर, सार्वजनिक व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। डिसेंसी और मोरालिटी, यानी कि शालीनता और नैतिकता दिखानी है, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि न्यायालय की अवमानना करना, ठीक है। डिफेमेशन, मानहानि करना, ठीक है। इसी के साथ में एक तरीके से इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, यानी कि किसी को उकसाना की अपराध करो तुम, ठीक है। तो ये वो ग्राउंड है, अगर इनमें से कोई भी हरकत करता हुआ कोई पाया जाता है तो आप लोग का फ्रीडम छीन जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है यहां पर, ये ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर बन जाता है। तो एक तरीके से एक आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि जब आप लोग जाएंगे पार्ट 4 के अंदर में, जैसे मैंने बोला ना पार्ट 3 के बारे में, पार्ट 4 में आप लोग को देखने को मिलेगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, जिसको आप लोग डीपीएस भी बोलते हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है
वो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक देखने को मिलते हैं। इसी के अंदर आप लोगों को आर्टिकल 51A में, जो कि पार्ट 4 है, उसी में आप लोगों को फंडामेंटल ड्यूटी देखने को मिलेगी। ओरिजिनली संविधान में नहीं थी, याद रखिएगा, हमारे संविधान में संशोधन किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 1976 में इसको ऐड कर दिया गया था वहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज को। और 1976 कब था? जब 75 से लेकर 77 तक हमारे देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, तो उस ड्यूरेशन की बात यहां पर की जा रही है। तो बोला गया कि फंडामेंटल राइट तो दे दिए, पर इंदिरा गांधी जी ने बोला कि राइट के साथ साथ में इनको ड्यूटी भी तो दो, क्या रेस्पॉन्सिबल सिटीजन भी तो होना चाहिए। तो बोला गया कि एक तरीके से रिस्टोरिंग टू वायलेंस ड्यूरिंग प्रोटेस्ट, यानी कि अगर आप लोग एक तरीके से प्रोटेस्ट के ड्यूरेशन में अगर आप लोग वायलेंस कर देते हो तो इज ए वायलेशन ऑफ की फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, यानी कि कहीं ना कहीं आप लोग अपनी फंडामेंटल ड्यूटी का हनन कर देते हो। तो ये भी यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज है एवरी सिटीजन की, टू सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब द जो वायलेंस, यानी कि जो वायलेंस है उसको नहीं आप लोगों को फॉलो करना है और पब्लिक प्रॉपर्टी को आप लोगों को बेसिकली सेफ रखना है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी हो गई आप लोगों की। तो कहने का मतलब यहां पर ये फंडामेंटल राइट के साथ साथ में फंडामेंटल ड्यूटी भी आ गई यहां पर, अगर ऐसा कोई हनन करता हुआ पाया जाता है तो। अब सुप्रीम कोर्ट क्या क्या बोलता है इसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट की अभी रिसेंटली आप लोगों को देखने को मिलेगा शाहीन बाग वाला केस था, जो मैंने कवर भी किया था आप लोगों का। शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चला था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर काफी लंबे समय तक। तो काफी सारे लोग जो थे सड़कों पर वहां पर थे, तो उसके चलते बोला गया ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑफिस जाते हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं, मरीज कोई हॉस्पिटल में जाते हैं, तो आने जाने वाले को बहुत ज्यादा दिक्कतें देखने को मिली। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आप लोग लगा सकते हैं कि पब्लिक जो वे हो गया, पब्लिक जो स्पेस हो गया, उसको आप लोग ऑक्यूपाई नहीं करोगे, ठीक है। तो इनडेफिनेट टाइम के लिए हो सकता है, 2-4 घंटे के लिए, चलो समझ में आता है, पर लेकिन आप लोग वहां पर मतलब 4-5 महीने तक आप लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आसपास वाले लोगों को काफी दिक्कत हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि दूसरे का हक आप लोग इस तरीके से नहीं कर सकते खराब, ठीक है। एक ऐसा ही केस आया था 2018 में, उसमें बोला गया था मजदूर किसान शक्ति संगठन जो बेसिकली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का यहां पर ये केस था। तो इसमें भी कुछ ऐसी बातें बोलेगी। तो जंतर मंतर पर जो यहां पर बेसिकली प्रोटेस्ट चला था उसके बारे में तो बोला गया कि जो यहां पर पुलिस है ना, उनको बेसिकली एडवाइस किया गया कि प्रॉपर मैकेनिज्म लेनी चाहिए कि लिमिटेड एरिया में पीसफुल प्रोटेस्ट देखने को मिले, यानी कि बहुत बड़ा एरिया घेर ले वहां पर और दिक्कतें देखने को मिलती है। तो बैलेंस बनाना है जो प्रोटेस्ट है उसका भी, और जो वहां पर लोकल एरिया में जो लोग रहते हैं उनके हक के बारे में भी। तो इस तरीके से बोला गया कि दोनों में एक बैलेंस बनाना है। अब सोचो वहां किसी बिल्डर ने आसपास वाले रीजन में एक बिल्डिंग बना दी, ठीक है, लोगों ने फ्लैट ले लिया, पता चला वहां लोग डेली प्रोटेस्ट करते रहते हैं, उनके बच्चे हो गए, उनके स्कूल में जाना है, किसी को हॉस्पिटल में जाना है, कोई और सामान उनके पास तक भी नहीं पहुंच पा रहा है, बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं। तो इसके चलते डायरेक्ट किया गया कि पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है। और याद रखिएगा संविधान के अंदर जब आप लोग जाएंगे 7वें शेड्यूल में, तो 3 लिस्ट एक को बोलते हैं सेंट्रलिस्ट, दूसरे को स्टेट और तीसरे को कॉन्करेंट। तो उसमें यहां पर यह बात की जाती है कि बेसिकली एक तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर वाला जो सिस्टम है यहाँ पर, तो पावर उसकी स्टेट को दे रखी है, ठीक है। तो स्टेट लिस्ट में यहाँ पर ये एक यहाँ पर रामलीला मैदान इंसिडेंट वर्सेस होम सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया, और यहाँ पर ये केस आया 2012 का। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था यहाँ पर कि कोई भी ऐसा लॉ आप लोग नहीं बनाओगे जिससे आर्बिट्रेरी यानी कि मनमाने ढंग से कोई भी आप लोग एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ले लो कि हाँ नहीं प्रोटेस्ट को हटाओ यहाँ से, ठीक है। कोई लेजिस्लेटिव एक्शन भी ऐसा नहीं रहेगा कि आप लोगों ने लॉ बना दिया कि प्रोटेस्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है, जब पीसफुल असेंबली और प्रोटेस्ट भी नहीं कर पाओगे, तो ऐसा आप लोग नहीं करोगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातें बोल दी कि आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको प्रोटेस्ट करने के लिए अलाउ करोगे, उनको स्पेस दोगे, पर लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो प्रोटेस्ट करने वाले दूसरों के स्पेस का हनन कर देंगे। तो इस तरीके से ये आप लोगों से डायरेक्ट प्रीलिम्स के अंदर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आंसर राइटिंग में भी इनको आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो पूरा आर्टिकल आप लोगों को बहुत ही सिस्टमेटिक वे में समझा दिया। इसके बाद भी यार आप लोग कंफ्यूजन होता है ना, तो कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स ओपन है, टेंशन नहीं लिया करते किसी भी चीज की, ठीक है। फिर उसको डिस्कस कर लेंगे कौन सी बात है, ठीक है, तो लोड नहीं लेना है, ठीक है। आगे चलता हूं, ठीक है। ये काफी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है खासकर सोसाइटी के लिए, तो ये सबको समझना चाहिए कि ऐसा भी कुछ देखने को मिलता है। अभी हुआ क्या है यहाँ पर, वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस के द्वारा बोला गया कि जारी किया गया कि ग्लोबल लेवल पर अगर आज के में आप लोग बात करें तो ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट लाई गई इनके द्वारा 2021। उसमें बोला गया कि कोविड-19 के टाइम पर ना बहुत सारे बच्चों का सेक्सुअल असोल्ट यानी कि बच्चों के साथ में छेड़खानी, रेप और ऑनलाइन एब्यूज देखने को मिला है। तो इसके ऊपर काम करने की बात बोली गई है। तो चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जो है और एब्यूज जो है ऑनलाइन, ये बड़ा ही कॉमन बन गया था, तो इसके चलते काफी बड़ा इशू बन गया। और दिस इज नॉट रिलेटेड टू इंडिया, ये इंडिया से रिलेटेड नहीं है ओनली, ये पूरे ग्लोबल की बात की जा रही है। तो ये हरकतें ऑल ओवर वर्ल्ड में देखने को मिली, यानी कि ग्लोबली यहां पर जो बच्चे हैं उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो इसके बारे में सोचेगा। तो सेक्सुअल जो यहां पर बेसिकली जो चिल्ड्रन जो चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है और ऑनलाइन एब्यूज यानी कि बच्चों को सेक्सुअली असोल्ट करना, उनके साथ में रेप करना, छेड़खानी करना, ठीक है, वो सारी चीजें। तो कोविड-19 के चलते यहां पर इस तरीके का काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिली। ऐसे केसेस में यहां पर एक तरीके से काफी ज्यादा और एक तरीके से नहीं बढ़ गए काफी ज्यादा एक्सपोनेंशियल तरीके से। इसी के साथ में जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी होती है, किन्नर होते हैं, ठीक है, नॉन बाइनरी, एलजीबीटी कम्युनिटी, डिसेबल पर्सन, इनको भी इसी तरीके से बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी इस टाइम पर। और ये जो केसेस
ये जो केसेस हैं इसमें अगर मैं आप लोगों को बात करूं, आप लोग देखते हैं नॉर्थ अमेरिका में कि यहां पर एक तरीके से जो अफेक्ट हुए ऑनलाइन सेक्सुअल अब्यूज से, तो नॉर्थ अमेरिका में 71%, सेंट्रल अमेरिका में 59%, लैटिन अमेरिका में आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली 49%, ठीक है। तो मिडिल ईस्ट एंड नॉर्दर्न अफ्रीका की अगर बात करते हैं, वेस्टर्न यूरोप की बात करते हैं, तो ईस्टर्न यूरोप और कॉमनवेल्थ की अगर बात करते हैं, ठीक है, साउथ एशिया, ठीक है, ईस्टर्न एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, तो इसी के साथ में ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, सदर्न अफ्रीका की बात करते हैं, और यहां पर सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, तो दुनिया भर के केस देखने को मिले। तो सबसे ज्यादा कहां पर हुए, सबसे ज्यादा अगर आप लोगों से बात करें तो नॉर्थ अफ्रीका में आप लोग यहां पर देखने को मिले। वेस्टर्न यूरोप में, यानी जिसको बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा सभ्य एरिया है, तो वहां पर सबसे ज्यादा हरकतें देखने को मिली, ये वाली, ठीक है। अगर आगे बात करूं यहां पर, तो प्रॉब्लम रिलेटेड टू आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये मल्टी लेयर्ड है, यानी कि फिजिकली जो बेसिकली सेफ्टी की बात की जाए तो वो दिक्कतें देखने को मिलती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर आता है मेंटल हेल्थ पर काफी इंपैक्ट पड़ता है बच्चों की, अगर उसके बारे में आप लोग बात करेगा, ठीक है। यहां पर वेल बीइंग पर काफी इंपैक्ट पड़ता है, बिहेवियर एस्पेक्ट्स देखे तो बच्चों का चेंज होता है। सोचिए किसी बच्चे के साथ में बचपन में किसी ने ऐसी छेड़खानी की है तो बच्चा कितना सहमा सहमा आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, इवन मैंने एक बार डिस्कस किया था तो कई सारे मेल मेरे पास में है, ठीक है। तो वहां पर ऐसी ऐसी हरकतें देखने को मिलती है कि पापा का कोई दोस्त था, ठीक है, भैया का कोई दोस्त था, ठीक है, कोई रिश्तेदार था आसपास पड़ोस वाला, इवन कई जगह तो एक लड़की के द्वारा तो ये भी लिखा गया कि उसके मामा का जैसे लड़का हो गया कोई, ठीक है। इस तरीके से ऐसी भी कंडीशन यहां पर निकल कर आई थी। एक में तो उसमें हद ही हो गई, उसका भाई था सगा, ठीक है। ऐसी भी हरकतें आप लोगों को देखने को मिली। उस लड़की ने बेसिकली ये सारी चीजें बताई भी थी, ठीक है। तो यार ये इस तरीके से लेवल देखने को मिलता है, तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी की थी वो सारी बातें। तो कंडीशन यहां पर ये है कि आज की डेट में जैसा माहौल बन रहा है सोसाइटी का, तो नैतिक शिक्षा काफी इंपॉर्टेंट विषय यहां पर हो जाता है। तो इन चीजों को हम लोग को समझना पड़ेगा, हम लोग उनको समझ ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो एम्पलीफाई करना एक तरीके से जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, एम्पलीफिकेशन यानी कि बढ़ रही है, ठीक है। जैसे वॉइस को एम्पलीफाई नहीं करते, एम्पलीफायर आप लोग लाते हैं, ऐसे यहां पर जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो एम्पलीफिकेशन बढ़ रहा है, ऑनलाइन सारी चीजें यूज करना, तो हरासमेंट और चाइल्ड पोर्नोग्राफी बहुत बड़ा रीजन बन गया है, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। और रीजन कई सारे हैं कि इनफेक्टिव लेजिस्लेशन है, हमारी कंट्री में है ऑलरेडी 2012 में लाया गया था प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस, पर लेकिन अब भी सारी चीजें देखने को मिलती हैं, रेप के ऊपर लॉ ला रखे हैं, अब भी सारी चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। रीजन क्या है, किसी को पकड़ तो लिया गया, कन्विक्शन नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। जुडिशियली डिले होते रहते हैं, दुनिया भर के केस पेंडिंग पड़े रहते हैं। कथुआ रेप केस की बात कर लो, अभी कितने लंबे समय तक चीजें चलती रही। इवन आप लोग देख लो कि जो निर्भया केस था, अब जाकर उनको फांसी की बात देखने को मिली थी, ठीक है, कितने टाइम में, जबकि सबको पता था किसने क्या किया है। अनफ्रेंडली एक तरीके से बात करें यहाँ पर, अनफ्रेंडली टू चाइल्ड, यानी कि इवन यहाँ पर अगर बात करें तो चीजें आप लोगों को, जब बच्चों को टेस्ट करने की बात आती है, ठीक है, तो उनकी मेंटल हेल्थ पर काफी इंपैक्ट पड़ता है जब ऐसी चीजें वो देखते हैं आसपास में, तो दिक्कतें कई सारी हैं। ओनली 32% बोला गया यहाँ पर एक तरीके से एवरेज 5 ईयर में जो केस पेंडिंग पड़ा है 90%, तो यहां पर एक तरीके से कन्विक्शन रेट काफी कम है। तो यानी कि एक तरीके से समझ सकते हैं, तो दिक्कतें देखने को मिलेगी जब आप लोग चीजों को इंप्लीमेंट नहीं करोगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें अगर आप लोग यहां पर समझना चाहते हैं, तो इंडिया सिनेरियो में अगर आप लोग देखोगे तो हमारी कंट्री में नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड जो चिल्ड्रन है यहां पर, उनके बारे में सेंटर बनाया गया, ठीक है। तो इंडिया के सिनेरियो के बारे में अगर बात करें, इंडिया के अंदर नहीं है हालांकि, ठीक है, ये बनाया किसके द्वारा, यहां पर NCMEC, तो यहां पर ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया। तो यहां पर जो साइबर, जो बेसिकली अगर बात करें जो साइबर टाइपलाइन, ठीक है, तो यहां पर सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन के बारे में बात करती है, तो बोला गया 106% हमारी कंट्री में केसेस देखने को मिले पेंडेमिक के टाइम पर, ठीक है। इसी के साथ में लॉकडाउन के चलते दिक्कतें काफी सारी देखने को मिली। 95% राइज हो गया सेक्सुअल एब्यूज में, ठीक है। तो हमारी कंट्री में इनिशिएटिव है जैसे कि चिल्ड्रन एब्यूज प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन यूनिट, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनको बेसिकली हक के बारे में बात की जाती है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है। इसी के साथ में चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट है 2006 का, ठीक है। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट है 2016 का। ऑपरेशन स्माइल चला गया। ऑपरेशन स्माइल बताइए किसके द्वारा चला गया, देखता हूं कौन बताता है, ठीक है। तो यहां पर ये तो इंडियन जो इनिशिएटिव है कई सारे यहां पर बच्चों को रोकने के लिए एक्सप्लॉइटेशन से, पर लेकिन इंप्लीमेंटेशन काफी वर्स्ट कंडीशन में रहती है, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल जाती है। ओके, तो इसके बारे में याद रखिएगा। ओके, आज एक इंपॉर्टेंट लोकेशन के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। बेसिकली लोकेशन बोल सकते हैं आप लोग इसको, एक टनल के बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर हिमाचल प्रदेश के अंदर रोहतांग, बेसिकली रोहतांग जो पास है यहां पर, उसके बारे में बात की जा रही है। तो पीर पंजाल रेंज में आप लोग यहां पर ये देखने को मिलेगा। तो कनेक्ट करने के लिए एक टनल बनाया गया, इसका नाम था अटल टनल, ठीक है। तो अटल टनल यहां पर कनेक्ट करता है बेसिकली, जो कि रिसेंटली अभी न्यूज में था, याद रखिएगा। तो यहां पर सोलांग वैली, उसी के साथ में सोलांग वैली कहां पर है, ये मनाली, ठीक है। और यहां पर बात की जा रही है बेसिकली सिसु, ये कहां पर है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में।
में। तो इनको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर लेंथ थी इसकी लगभग 9 किलोमीटर लंबा, तो काफी अच्छे से कनेक्टिविटी करने की कोशिश की गई है। तो लॉन्गेस्ट ये हाईवे टनल है इन द वर्ल्ड, ठीक है। अबव द लगभग 3000 जो मीटर है यहाँ पर ये अबव द जो सी लेवल से देखने को मिलेगा, तो काफी बड़ी बात बोल सकते हैं। और ऐसे काम कौन कर सकता है? ब्रो ही कर सकता है ऐसे काम। ब्रो आपने कर दिखाया, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो उनके द्वारा यहाँ पर ये बेसिकली काम किया गया। तो सिग्निफिकेंसली जो काफी इंपोर्टेंट था मिलिट्री जो पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये टनल यहां पर आप लोगों को देखने को मिला। तो याद रखिएगा ये टनल यहां पर जो बनाया गया ये काफी इंपोर्टेंट टनल है जो रिसेंटली अभी काफी न्यूज में था। तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। इसी के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने देखा। काफी इंपोर्टेंट यहां पर ये था बेसिकली डिस्कशन। इसके बाद में आप लोग बेसिकली लास्ट तक जरूर देखिएगा, जो क्वेश्चन पूछता हूं उनके आंसर आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पर काफी इंपोर्टेंट हम लोगों ने देखा किसके बारे में? डीएपी के बारे में, इसी के साथ में यूरिया के बारे में जाना, ठीक है। पूरा डिटेल में समझा कितनी कितनी परसेंटेज होती है। और यहां पर ये काफी इंपोर्टेंट है, स्टैटिक पोर्शन ये पता जरूर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की यहां पर इजराइल के साथ में एक नई क्वाड को बनाया गया, बेसिकली यूएई भी इसके साथ में मिलकर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर समझा किस तरीके से अभी यहाँ पर नए क्वाड निकल कर आ रहे हैं और क्यों बनाया गया है, तो कौन कौन से देश बना रहे हैं और क्या क्या रीजन है। और मैंने इजराइल के साथ में रिलेशन भी डिस्कस किए। एफएटीएफ के बारे में शानदार तरीके से बहुत सारी बातें हम लोगों ने जानी। तो कोई कंफ्यूजन अब आप लोगों को इसके बारे में नहीं होना चाहिए कि एफएटीएफ क्या है और क्या क्या बातें, सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी। इसके बारे में कहां पर मीटिंग और क्या क्या चीजें हो रही है सब डिटेल में समझा, ठीक है। इसी के साथ में राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में 3 आर्टिकल इंपोर्टेंट है जिनके बारे में पता होना चाहिए, न्यूज में है। और इसी के साथ में जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, तो ये काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। और यहां पर इसके बारे में जरूर याद रखना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर ये सारी बातें आप लोगों को बता दूं, ठीक है, तो जो कि लिखने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये जो रिपोर्ट थी काफी इंपोर्टेंट एक रिपोर्ट है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं हमारी कंट्री में क्या क्या प्रोविजन है, सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। और यहां पर हम लोगों ने बात की इस टनल के बारे में, ठीक है। तो ये है बेसिकली चीजें। और हाँ, कई सारे बच्चे बोलते हैं सर टाइम क्या रहता है। देखिए आप लोगों को पता है 2 वीडियो आती है डेली करंट अफेयर की। एक तो आप लोगों को देखने को मिलती है नैनो मैगजीन रात को डेली 9 बजे, दूसरी आप लोगों को देखने को मिलती है यहाँ पर बेसिकली ये 7 बजे के करीब, 7 से थोड़ा सा लेट हो जाती है हालांकि, क्योंकि मॉर्निंग में ही सारा काम करना होता है, ठीक है। पर लेकिन हाँ ये वीडियो आप लोगों को डेली देखने को मिलती है। कोशिश करूंगा इससे पहले इसको लेकर आऊं ताकि आप लोग अच्छे से चीजों को एंजॉय कर सको। देखिए मैं ना चीजों को टाइम पर लेकर कई बार, देखिए मैंने मॉर्निंग में 4 बजे वीडियो आप लोगों के लिए लाया करता था, ठीक है। पर लेकिन मेरे अंदर भी ना कई बार जैसे आप लोगों का रेस्पॉन्स रहता है ना, मैं आप लोगों को बोलता हूं कि आप लोग चीजों को, जैसे बोला मुझे कि मॉर्निंग में उठ जाएंगे, मैं वीडियो बना रहा था उस टाइम पर लगभग 20 से 25 हजार लोग नैनो देख रहे थे। तो बोले सर मॉर्निंग में उठ जाएंगे, तो 12,000 लोगों ने वोट किया मॉर्निंग में 4 बजे नैनो लाने के लिए। मैंने मॉर्निंग में स्टार्ट कर दी नैनो लानी, तो उसमें 1000 लोग उठ रहे हैं, 2000 लोग उठ रहे हैं मुश्किल से, ठीक है। मतलब 12,000 में से ओनली 2000 देख रहे हैं। मैंने बोला 1/4 उठ जाओ, ओनली 5%, वो मतलब 1/4 ओनली 25% मैंने कहा एक तरीके से, यानी कि 5000 ही उठ जाओ ओनली। तो 5000 भी आंकड़ा पार नहीं किया गया, मतलब 1500-1600 पर रुक गए सारे आंकड़े, ठीक है। जबकि वो उनके लिए था, उनकी हेल्थ सुधरे, आप मतलब उनकी मतलब आप लोग थे सारे वहां पर, ठीक है। पर लेकिन ये नहीं किया। इवन मुझे लास्ट तक आते आते मैंने बोला यहाँ पर, मैंने कहा एमसीक्यू की वीडियो लेकर आ जाऊंगा, पर लेकिन किसी ने भी यहाँ पर उस चीज को सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। तो समझ रहे हैं आप लोग। तो उस चीज को बेसिकली ये बोलते हैं ना कि प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि वो चीज आप लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट थी, एक छोटी सी चीज आप लोग अचीव नहीं कर पाए, तो मुझे नहीं लगा कि उसके ऊपर मुझे मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इंसान को वो चीजें प्रोवाइड करो जो इंसान को जिसकी इज्जत कर सके, ठीक है। कई बार क्या रहता है फ्री ऑफ कॉस्ट जो चीजें हो जाती है इतनी सारी हो जाती है, जैसे हवा को देख लो, पानी को देख लो, हम लोगों ने बर्बाद कर डाली है चीजें, ठीक है। तो उसमें अहमियत, अगर किसान जो इसकी अहमियत समझना बंद कर दे, किसानों का देख लो आप लोग, किसान इतनी सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं, हमारे देश में सबसे बुरी हालत में किसान देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे रीजन रहते हैं। तो आप लोग चीजों को अच्छे से एंजॉय करो, पर लेकिन उनकी इज्जत भी करो, ठीक है, जो चीजें इस लेवल पे प्रोवाइड करा रही है। अगर इस डिस्कशन को किसी के साथ में कंपेयर करके देखो ना, जो पेड कंटेंट आप लोग लेते हो, तो आप लोगों को पता चलेगा चीजें किस लेवल पे क्या क्या है, तब आप लोग समझ पाओगे कि हाँ इन चीजों की अहमियत क्या है। पैसे देकर इंसान थोड़ा सीरियस हो जाता है बस कि हाँ यार मैंने पैसे दे दिए, तो उसको और सीरियस होकर देख लेता है। वरना कंटेंट में आप लोग कमी नहीं देखने को मिलेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ पेड वाले अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, पर लेकिन आज को फ्री में अगर मिल रहा है तो उसको भी आप लोग उसी तरीके से रेस्पेक्ट करो। मेरा बोलने का मतलब ये है, ठीक है। देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। तो डेप के बारे में आप लोग को बताना क्या है, बेसिकली फाइनेंस सिलेक्शन टास्क फोर्स के बारे में कौन कौन सी कंट्री ऐड की गई और कौन कौन सी रिमूव की गई है, ये आप लोग को बताना है। पहले इनको किस किस नाम से पुकारा जाता था ये बताना है, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पर ब्लैक लिस्ट और जो ग्रे लिस्ट को किस नाम से पुकारते थे। इसकी जो सबमिट थी वो कहां पर थी, जब G7 जब G7 की समिट थी, जब यहां पर फाइनेंस सिलेक्शन टास्क फोर्स बनाया गया। कौन कौन सी इसमें ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। कौन सा आर्टिकल बात करता है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर अगर बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटी कौन से आर्टिकल में आती है ये आप लोगों को बताना है। और यहां पर ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो थोड़ा सा रिविजन भी कर लेते हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था हम लोगों ने, ठीक है, कहां से निकाला जाता है, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर ये आप लोगों को सी का नाम बेसिकली बताना था, ठीक है। WTI जो है ये यूएसए का, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी थी। क्रूड
जो बेसिकली यहाँ पर क्रूड प्राइस है जो ओपेक कंट्री फॉलो करती है और उसी प्राइस पर हमारा देश तेल खरीदता है, तो ये कौन सा है, ब्रेंट है या फिर WTI है, ये आप लोगों को बताना था। उड़ान स्कीम के बारे में बात की थी, कृषि उड़ान कहां को कनेक्ट करने के लिए 16 नए एयरपोर्ट चलाए गए, ये बताना था। एक था प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट, ठीक है, किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, ये आप लोगों को बताना था। कौन सा सी है जिसमें डिफेंस सेक्रेटरी के द्वारा भी बोला गया, मैंने डिस्कस किया था ना आप लोगों से, अभी इसी के ऊपर क्वेश्चन बना, ठीक है, जानेंगे इसके बारे में। इंडिया के बारे में बात करें तो कोल प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात की जा रही है, उसको लेकर इशू बन जा रहा है अभी। नवंबर 2020 में बात करें तो इंडिया के द्वारा वोट किसको सपोर्ट किया गया था, क्रीमिया या फिर मतलब एक तरीके से यूक्रेन या फिर रसिया, तो ये मैंने पूछा था। तो देख लेते हैं क्या कहते हैं। तो यूक्रेन को हम लोगों ने अपोज किया था बेसिकली, क्रीमिया के मुद्दे पर रसिया को सपोर्ट किया था, रसिया हमारा ऑल वेदर फ्रेंड था, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट वोट डाला था हम लोगों ने। इंडिया जो है उसके द्वारा बोला गया कि अभी 2024 तक का कोल और ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे क्योंकि हमारी कंट्री में दिक्कतें देखने को मिल रही है, ठीक है। यूएसए ने जो अभी बोला ब्लैक सी वाले मुद्दे पर, तो ब्लैक सी काफी ज्यादा न्यूज में था, तो क्वेश्चन बनना लाजमी था, ठीक है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के बारे में आप लोगों से बात की थी, तो याद रखना इसके बारे में। नॉर्थ ईस्ट वाले मुद्दे को आप लोग याद रखना कि उड़ान स्कीम नॉर्थ ईस्ट के लिए लेकर जा रही है। ब्रेंट क्रूड ऑयल, ठीक है, जिसको ब्रेंट क्रूड ऑयल बोलते हैं, ये नॉर्थ सी के अंदर पाया जाता है और यही इंडिया के जो हम लोग क्रूड ऑयल कच्चा तेल खरीद के लाते हैं उसका पैटर्न इसी के बेस पर हमारा प्राइस डिसाइड किया जाता है। वेस्ट टेक्सास जो इंटरमीडिएटरी है यहाँ पर, ये आप लोगों को टेक्सास बेसिकली लुइसियाना और इसी के साथ में नॉर्थ डकोटा, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये यूएसए में फॉलो किया जाता है ब्रेंट क्रूड ऑयल, जो बेसिकली ये WTI यानी कि वेस्ट टेक्सास वाला, ठीक है। तो ये कुछ बातें मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी, तो इंपॉर्टेंट है, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अभी यहां पर थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेता हूं आप लोगों से। हमारे संविधान में बहुत सारा पोर्शन अलग अलग कंट्री से लिया गया। यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो सबसे ज्यादा बड़ा पोर्शन अगर आप लोगों से कोई पूछे कहां से लिया गया, तो याद रखना यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935, उससे काफी बड़ा पोर्शन हमारे संविधान में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी ब्रिटेन से काफी कुछ लिया गया, जैसे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, ये सारी चीजें हम लोगों ने कहां से ली, ये ली हम लोगों ने ब्रिटेन से। आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हम लोगों ने बेसिकली आयरलैंड से लिया, ठीक है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मेथड ऑफ नॉमिनेशन इन राज्यसभा, ये आयरलैंड से लिया। यूएसए से इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इसी के साथ में फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जस्टिस, फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और द प्रीएम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी यहीं से लिया। कनाडा से हम लोगों ने क्या किया, फेडरल जो सिस्टम था, रेजिडुअरी जो पावर जो सेंटर के पास में रहेगी वो हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिए, वो कनाडा से लिए, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया से कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने लिया आर्टिकल 108, किसके बारे में बात करते हैं, ज्वाइंट सेटिंग के बारे में, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया हम लोगों ने। फ्रीडम ऑफ ट्रेड के बारे में बात करें, यूएसआर से लिया फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है, जिसको आज के डेट में आप लोग रसिया भी बोल सकते हैं, और सोशल इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल जस्टिस है वो भी यहीं से लिया। फ्रांस से रिपब्लिक, आइडिया ऑफ लिबर्टी और इक्वलिटी, फर्टर्निटी, इन्हीं से लिया हम लोगों ने। जर्मनी से हम लोगों ने लिया यहाँ पर इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी पावर, जो मैंने डिस्कस की थी। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा आप लोगों को साउथ अफ्रीका से, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका से, और जापान से लिया प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोग याद रखना, ठीक है। तो ये है टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। रियलिटी में अगर एंजॉय किया है तो फीडबैक देकर जरूर जाएगा, क्योंकि मुझे इसका काफी ज्यादा फायदा होता है फीडबैक का, जैसे आप लोगों को पता चलता रहता है कि कैसा आप लोगों को लेक्चर लगा, ठीक है। पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, सारी पीडीएफ आप लोगों को इकट्ठी मिल जाती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।